नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन। मेरे भाई, आज हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से। आज प्रोनाउन को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। नाउन चैप्टर आपका हो चुका है, जिसकी वर्कशीट मैं आज आपको दे दूंगा, और कल सुबह 9 बजे उसका मैं आपको यूट्यूब पर क्या करा रहा हूँगा, आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन करा रहा हूँगा, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन नाउन से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जी। ओके, आज हम शुरू करते हैं अपने प्रोनाउन चैप्टर को। आप मुझे बताएंगे क्या आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, नन्ना मुन्ना राई वाली कंडीशन है आपको, या थोड़ी बहुत नॉलेज है जी। जी, मैं वर्कशीट जो आपको वो आज दूंगा, नाउन की वर्कशीट आज दूंगा। मैं भी उसे चेक कर रहा हूँ एक बार, उसमें सारे क्वेश्चन, सारे रूल्स वाले क्वेश्चन इंक्लूड है या नहीं है जी। ऐप में एनर्जी कम है, ऐप में कम है, आप में कम है। अच्छा, आप में कम है। भाई 4 घंटे लगातार क्लास लेके 1 महीने तक देख लेना, फिर बता देना आप में कितनी एनर्जी और हम में कितनी एनर्जी है। वर्कशीट में आपको इसी जो नाउन की क्लास के लास्ट में इंक्लूड होगी, और टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। क्या होता है प्रोनाउन, आप मुझे बताएंगे प्रोनाउन क्या होता है? क्या होता है प्रोनाउन? बिल्कुल, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन का रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट से क्या मतलब है मेरे भाई? रिप्लेसमेंट से मतलब है जो नाउन की जगह पर वर्ड आ जाए, जो नाउन के स्थान पर वर्ड आ जाए, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह ले दे। जैसे मैं अभी ये आपका ब्लू पेन है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है येलो से, तो मैं इसकी जगह पर अब येलो पेन से कुछ लिख दूं, तो मैंने उसकी जगह पर इसको लिख दिया है। तो रिप्लेसमेंट जो नाउन की जगह पर आए, ये होता है ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह ले ले। डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन कहलाता है। ही है किसी व्यक्ति के लिए आता है, सी किसी व्यक्ति के लिए आता है, दे किसी व्यक्ति और नॉन लिविंग बींग सबके लिए आता है। इट नॉन लिविंग बींग के लिए आता है, ही सी इट आई वी यू दे होता है। अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन प्रोनाउन होता है। आते क्यों हैं? आते क्यों हैं भाई? अगर हमारा प्रोनाउन से काम चल रहा है तो आते क्यों हैं? इंग्लिश एक बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है, जिसमें फ्लुएंसी का बहुत ध्यान रखा जाता है। फ्लुएंसी मतलब उसमें धारा प्रवाह का, धारा प्रवाह। जैसे हम कोई भाई भजन गाते हैं, है ना, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे, या भाई आप हनुमान चालीसा कुछ भी कोई गाना गाओ, तो उसमें धारा प्रवाह होता है एक, उसका ध्यान रखते हैं अंग्रेज बहुत ज्यादा। कि आई लव यू को आई लव यू बोल देते हैं, पता नहीं कब इन्होंने आई लव यू बोल दिया। ये लैंग्वेज पूरी तरह कॉपी की गई है, इधर उधर से इसको कॉपी किया गया है। तो ये रिपीटेशन से इनको बहुत नफरत है। एक वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक नाउन दोबारा नहीं आनी चाहिए। इनको इससे बड़ी जलन सी होती है, इनको ऐसे लगता है अच्छा हमारी इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि हम एक वर्ड को 2 बार यूज कर रहे हैं, उसे उसको रिपीटेशन को रोक दें। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मिस्टर यादव इज अ गुड पर्सन, मिस्टर यादव एक अच्छा व्यक्ति है। और आगे फिर मिस्टर यादव इज लाइक्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, मिस्टर यादव अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स द्वारा पसंद किया जाता है। अब सेंटेंस में ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस की फ्लुएंसी के हिसाब से गलत है। हाँ जी, जी, बिल्कुल, ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस की फ्लुएंसी के हिसाब से गलत है। कैसे? मिस्टर यादव कोई व्यक्ति थे, एक अच्छे पर्सन थे, हैं अच्छे पर्सन, और किसको लोग पसंद कर रहे हैं? मिस्टर यादव को ही लोग बार मतलब सारे लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोबारा मिस्टर यादव लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा मिस्टर यादव की जगह मैं ही लिख दूंगा। क्योंकि मेल थे तो मैंने ही लिखा, फीमेल होते तो सी लिखता। मेल ह्यूमन बीइंग है, मानव है तो ही है, फीमेल है सी है। वी का मतलब हम हो जाते, दे का मतलब वे सब हो जाते हैं।
है ना, वी दे प्लूरल होते हैं, ही सी सिंगुलर होते हैं, इट सिंगुलर है लेकिन निर्जीव के लिए आता है, एनिमल बर्ड के लिए आता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ये सब पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जो हमारी प्रोनाउन है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे होते हैं, बाकी इनके केस होते हैं। ही जो आता है मेरे भाई, मैं एच बी लिख रहा हूं, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और सिंगुलर के लिए आता है, और मेल के लिए आता है। ही का मतलब कोई मानव है, मेल है, एक है, कोई मेल पुरुष एक है, उसका लिंग मेल है। सी जो आता है ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। किसी लड़की के लिए, किसी औरत के लिए अगर वो एक है तो हम सी का यूज करेंगे। इट जो आता है मेरे भाई, सिंगुलर के लिए आता है, एनिमल बर्ड के लिए आता है, एनिमल बर्ड्स के लिए आता है, और मेरे भाई नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है। मौसम के लिए, इन सब के लिए आता है इट। किसी मौसम के लिए मैं इट बोल दूंगा, ये पेन है तो मैं इसके लिए इट बोल दूंगा। एनिमल बर्ड हो, सॉरी, एनिमल हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या नॉन लिविंग बींग्स हो, अगर एक है, सिंगुलर मतलब एक है, एक के लिए आता है, एक के लिए आता है, एक के लिए आता है। आई जो आता है मेरे भाई, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और प्लूरल के लिए आता है, और मेरे भाई ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। आई मतलब मैं, कोई लड़की भी आई हो सकती है, कोई लड़का भी आई हो सकता है। वी जो होता है मेरे भाई, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, और मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, दोनों के लिए आता है। भाई वी मतलब हम, मैं ऐसे लिख देता हूं इनको इधर। ही मतलब वह है, सी मतलब भी वह है, इट मतलब भी वह है, आई मतलब मैं है, और वी मतलब हम है, और यू मतलब तुम है, और दे मतलब वे है, दे मतलब वे है। अब आप खुद बोल के देखो, यू तुम एक लड़की के लिए बोल सकते हो, लड़के के लिए बोल सकते हो, और एक से अधिक लोग है, 4-5 लोग हैं, आप उन 4-5 को तुम बोल दोगे। तो इसका मतलब यू ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। और जो दे होता है ना, दे मेरे भाई ह्यूमन बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, ये NLB की आपको नोट्स में पूरी डेफिनेशन मिलेगी। नॉन लिविंग बीइंग साथ में एनिमल बर्ड। जो दे है ना, ये आपका आलू है। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव। यार ह्यूमन का मतलब क्या होता है बताना भैया, इंग्लिश के लिए आए हैं, कह रहा सर ह्यूमन का मतलब क्या होता है, भाई हद कर दी है ना। एनिमल बर्ड के लिए भी आता है, बस इसकी एक ही शर्त है, ये मेल फीमेल सबके लिए आता है, बस शर्त ये है, ये ऑलवेज प्लूरल होता है, ये आप ध्यान रखना। 4 पेन है, आप दे बोल दोगे, एक पेन है आप इट बोलोगे। 4 लोग हैं, आप दे बोल सकते हो वे। अब वे तो भाई पेन के लिए बोल सकते हैं, हाँ जी ठीक है। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, आई दोनों होता है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, प्लूरल की तरह। लो मैंने SN लिख दिया, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटा सा, हालांकि सबको पता होता है, सबको पता होता है ये, फिर भी मैंने आपको इसको बताया है, फिर भी मैंने आपको इसको बताया है। पर्सनल प्रोनाउन ये ही होते हैं, ही सी इट आई वी यू दे, और इनके सारे केस, ही सी इट आई वी यू दे, इनके सारे केस पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। आई मी वी अस यू ही सी इट दे, ये सब होते हैं। ही सी सिंगुलर होते मैंने आपको अभी बताया, वी दे प्लूरल होते मैंने अब आपको अभी बताया। आई बी के साथ तो सिंगुलर होता है, बाकी सब जगह प्लूरल होता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया है। ये वो टेबल है, अगर आप इस टेबल को याद कर सकते हो तो मैं आपको प्रोनाउन सिखा सकता हूं, और फाइनली ग्रामर सिखा सकता हूं।
अगर आप ये टेबल याद नहीं कर सकते तो ना मैं आपको प्रोनाउन सिखा सकता हूँ, ना मैं आपको ग्रामर सिखा सकता हूँ। मैं कान पकड़ के 3 बार आपसे सॉरी बोलूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे बस की बात नहीं आपको ग्रामर सिखाना या प्रोनाउन सिखाना। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, और ये टेबल आपको शायद आती होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं ये टेबल आपको आती ही होगी, आती ही होगी जी। ही सी इट आई वी दे, यू नहीं है इसमें, यू भी लिख लो। यू का सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, एडजेक्टिव केस योर, ये योर्स और योर सेल्फ, योर सेल्फ हो जाएगा इसका एडजेक्टिव केस। ही सी इट आई वी यू दे, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, आपको याद ही होगी, आपको याद होगी, ये तो मुझे लग रहा है। हाँ, ये मुझे लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है ना। हाँ जी ठीक है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी भाई। हाँ आप बोल दो जी, ऐसा बोल दो टीचर नाम ले लेगा, मतलब तुम्हारी हरकतें उस छोटे बच्चे के जैसी हैं जो सेकंड फर्स्ट क्लास में पढ़ता है ना, मैम मेरा पहले चेक करो, मैम मैंने कर लिया, मैम सर जी नाम ले लो यार, मतलब ग्रो अप मैन, ग्रो अप। बोलने से नाम लेने से कोई फायदा नहीं, काम ऐसा करो कि दुनिया बिना बोले आपका नाम ले, बिना बोले आपका नाम ले, ऐसे काम करो, ऐसे नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। अब मैंने बोला मेरे भाई आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजेसिव केस है। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, 4 केस। आज मैंने इन पे अंडरलाइन कर दिया, आज हम सिर्फ इन 4 केस के बारे में पढ़ेंगे, वो वाला केस हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसको मैंने सब्जेक्टिव केस बोला है, क्यों बोला है? इसको मैंने ऑब्जेक्टिव केस बोला है, क्यों बोला है? इसको मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला है, क्यों बोला है? और इसे पॉजेसिव प्रोनाउन बोला है, क्यों बोला है? ये एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव समझते हो, नाउन के लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो आई आपको याद ऐसे करने हैं, आई मी माई माइन वी अस आवर अवर्स ही हिम हिज सी हर हर्स इट इट्स का होता नहीं है, दे देम देयर देयर्स, इस तरीके से आपको याद है। अभी तो कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो बताया है कि आपको ये चीजें याद करनी है, याद करनी है। अब ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का मतलब है कर्ता। तुम बिल्कुल हिंदी पे ले आओगे, कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला, एक्शन करने वाला, एक्शन करने वाला, काम को करने वाला, एक्शन करने वाला जी। एक्शन करने वाला जो होता है, काम को करने वाला, ठीक है। ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, इसको सब्जेक्टिव केस इसलिए बोला जाता है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। ही सी इट आई वी यू दे सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। सब्जेक्ट के स्थान से मेरा क्या मतलब है? किसी भी सेंटेंस का, किसी भी क्लोज का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आधार होता है कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के अधूरा है। ये वर्ब मेरा बेस है, तो मतलब ये वर्ब से पहले आता है, ये हमेशा वर्ब से पहले आएगा। ये केस जो होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, आई वी ही सी इट यू दे। याद करना, ही सी इट आई वी यू दे में, ही सी इट आई वी यू दे में, आप इसको याद करना, ठीक है जी। सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, ओके। अब कैसे आता है सब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी सेंटेंस में? देखो सब्जेक्टिव केस को अभी हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस को हमको कैसे यूज करते हैं, हाँ जी ठीक है, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं? ऐसे यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस, देखो सब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आएगा। ऑप्शन है आई या मी। एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट, क्या आना चाहिए? ये जो सेंटेंस है ये इतना है, यहां पे आपको बताना है आई आएगा या मी आएगा। आई ऑब्लिक मी एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट, आप विद इन सेकेंड बोल दोगे जी आई आएगा, जी विद इन सेकेंड आप बोल दोगे जी आई आएगा।
हाँ तो भाई कर्ता कर्म का, जो कर्ता कारक कर, वो वाला नहीं होता, वो है ये। कर्ता कर्म कारक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम जो होता है। अब मुझे ये बताना है आपको कि ये आई क्यों आया, मी क्यों नहीं आया। ये मी क्यों नहीं आया, बस मेरे को ये पूछना है। अब तक आपने रटा हुआ है, अब तक आपने रटा हुआ है जी, आई आता है, आई एम होता है, आई क्यों होता है, क्यों होता है, वो टेबल शॉर्ट डायरी में लिखनी है। क्यों होता है, आई वी दे ही, आपने चारों के नाम बोल दिए, आई वी दे ही। मेरे भाई आई है सब्जेक्टिव केस, जो अंतर आपके लिए आएगा वो भी आएगा कि आप ये चीज सीखोगे कि यहां पे आई क्यों आया है। आई तो सब्जेक्टिव केस है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर बाद में ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले चूंकि सब्जेक्ट आता है इसलिए सब्जेक्टिव केस आया है, इसलिए मी गलत है, इसलिए मी गलत है। ये नहीं आई के साथ एम आता है, करने वाली है जी, हाँ, आई एम करने वाले नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। अब किसी से भी पूछो यहां पे आई आएगा एम आएगा, आई आएगा मी आएगा, कोई भी विद इन सेकेंड बता देगा जी आई आएगा। फिर आप उससे ये पूछ के देख लेना कि जी मी क्यों नहीं आया है। मैं कह रहा हूं भाई साहब 90% ये तक नहीं बता पाते कि यहां पे मी क्यों गलत है। पता है उनका आंसर क्या होगा, आई आता है, मी नहीं आता, आई आता है। क्यों आता है, आता क्यों है नहीं पता। अरे पहले से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले आई आएगा, एम आई एम चलता है, मी एम तो नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, रीजन बताओ। रीजन ये है आई एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो मेरे भाई वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके क्या बनती हैं, वर्ब बनती हैं। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अस या वी आर एंजॉइंग द पार्टी, हम पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। अब बताओ अस आएगा या वी आएगा, अस आएगा वी आएगा। मेरे भाई आई आर हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉइंग मेन वर्ब है, पूरा मिलके वर्ब बना। और वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बना। वर्ब ऑब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और अस तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो वी है, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट बनेगा। तो इसलिए अस गलत है, वी आएगा, इसलिए वी आएगा। बात समझन में आ रही है, बात समझन में यार, रिपीट ही कर रहा हूं अभी तो, रिपीट ही कर रहा हूं अभी तो रिपीट ही कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब आप बोलोगे जी दे आएगा या देम आएगा। आर फ्लाइंग द काइट, आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके पूरी वर्ब बनती हैं, और वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब से पहले तो मेरे भाई सब्जेक्ट आता है। अब आप बोलोगे जी जो दे है ना वो सब्जेक्टिव केस है, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो वर्ब से पहले तो ये दे आएगा ना, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट आएगा ना, तो इसलिए दे ठीक है, देम गलत है। देम तो ऑब्जेक्ट वाले कोने में, ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में देम है, और वहां पे तो मेरे को सब्जेक्ट वाला कॉलम चाहिए, सब्जेक्ट वाला कॉलम चाहिए। इसलिए यहां पे क्या आएगा मेरे भाई, देम आर फ्लाइंग इसलिए गलत होता है, दे आर फ्लाइंग द काइट इसलिए सही होता है। हिम या ही इज डूइंग हिज हर वर्क, हिज हर तो यहां पे छोड़ दो, हिज वर्क लिख लो डायरेक्ट, ये भी आपको चीज समझ में नहीं आएगी। हिज, बताओ क्या होगा, वो हम आगे समझेंगे जी। आप बोलोगे जी इज हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, पूरी मिलके वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। आपकी श्योरिटी के लिए बता दूं, सब्जेक्ट वाले कोने में, सब्जेक्ट वाले कॉलम में ही है, हिम तो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में है, तो इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हिम गलत है।
हाँ जी, हाँ, कुछ सेंटेंस में वर्ब के बाद भी आते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। हाँ, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबको क्या ये सब्जेक्टिव केस क्लियर है? ये मैं मान के चलूं कि आपको इतना पता चल गया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस क्यों आता है। हाँ, बिल्कुल, ये पता चल गया सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस क्यों आता है। तो सब्जेक्टिव केस क्लियर है ये मानते हुए अब हमने ये वाला कॉलम पढ़ लिया है कि भाई ये वाले कॉलम का यूज हम कहां पे करते हैं। इससे आगे ऑब्जेक्टिव कॉलम है। ऑब्जेक्ट वाला कॉलम है मतलब कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। सब्जेक्ट वाला कॉलम सब्जेक्ट के स्थान पर आया, ऑब्जेक्ट वाला कॉलम के प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर आएंगे। और ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होता है? फिर वही बात, बात फिर वही रहेगी, बात नहीं बदलूंगा भाई मैं अपनी। मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। फिर वही बात हो गया, राम। राम सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है, और वर्ब के बाद आई दिया है, मी दिया है, क्या आएगा आप मुझे बताएंगे? आई दिया है, मी दिया है, क्या आएगा बताओ जी? आई दिया है, मी दिया है, क्या आना चाहिए? आप बोलोगे जी राम बीट्स मी होता है, मी आएगा, आई नहीं आएगा। अब मैंने पूछा रीजन, कारण बताओ जी, कारण बताओ, मी क्यों आएगा, आई क्यों नहीं आएगा? जी, जी, कारण बताओ। मी तो सबने बोल दिया, कारण भी तो बताओ कि मी इसलिए आएगा। मी किस लिए? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। राम सब्जेक्ट हुआ, बीट वर्ब है पीटना, और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए या तो नाउन आए, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आए, इन प्रेपोजिशन है। और प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में दो ही चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या फिर मेरे भाई प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो इसका मतलब अगर वर्ब के बाद प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगी। चिल्ड्रन आस्क्ड मैनी डाउट टू, मी होगा, आई होगा इन डाउट सेशन। टू के बाद मी होगा, आई होगा, मी होगा, आई होगा। बताओ यहां पे क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पे है। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आस्क्ड मेरी वर्ब है, और मैनी डाउट्स उसका ऑब्जेक्ट है। मैनी के बाद डाउट नाउन है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पे प्रेपोजिशन आ गई। मैंने बोला या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, और चूंकि टू प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। इसलिए मी सही है, आई नहीं होगा। इन अगला प्रेपोजिशन और डाउट सेशन अगला उसका ऑब्जेक्ट हो गया, आगे वाला ऑब्जेक्ट हो गया, आगे वाला ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर लव्स दे होगा या दैम होगा? वेरी मच। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, माई मदर्स लव दे होगा या दैम होगा? बताओ जी। अगर वर्ब आती है तो V1 आएगा। यार नहीं, इंग्लिश हिंदी से तो बहुत इजी है समझना। गलत बात है, इंग्लिश कठिन कुछ भी नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों से नहीं दबे, अंग्रेजों से नहीं डरे, उनको खदेड़ के भगा दिया। तुम पे उनकी लैंग्वेज तक हैंडल नहीं हो रही है। बताओ, तुमसे उनकी लैंग्वेज नहीं संभाली जा रही है। हमारे पूर्वजों ने उनको संभाल लिया, उनको संभाल लिया, उनको वहां जाके मार मार के बदला लिया। तुमको अपने देश में अपने लोग पढ़ा रहे हैं, फिर भी इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, इनकी लैंग्वेज नहीं समझ रही है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे और हम उनकी लैंग्वेज से ऐसा मियाऊ बन के डर जाते हैं, हार मान लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी और हम उनकी लैंग्वेज से हार मान रहे हैं। बताओ कितनी शर्म की बात है।
विप्लव कुमार जी, बहुत शर्म की बात है, मुझे तो शर्म आ रही है, बहुत आपका नाम लेने में भी शर्म आ रही है कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे, उनसे हार नहीं मानी और तुमने उसकी लैंग्वेज से हार मान ली है, उनकी लैंग्वेज से हार मान ली है। बताओ, गलत बात है। डर के नहीं भगाया जा सकता, हार मान के नहीं भगाया जा सकता। आप सोचो मेरे पे नहीं होगी, डर गए आप, हार मान लिया आपने। क्या हमारे पूर्वज अंग्रेजों से डर जाते, हार मांग लेते, उन्हें खदेड़ पाते, भगा पाते? नहीं जी। माई मदर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन के, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दे तो सब्जेक्टिव केस है, तो भाई मेरे को तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, देम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आएगा। आई लाइक हिम होगा या ही होगा? बहुत सुना होगा आई लाइक हिम, आई लाइक हर। क्यों हुआ ऐसा? आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट तो नहीं होता, इसलिए ही गलत है, हिम होता है, इसलिए हिम आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब तक हमने पढ़ा, हाँ नहीं डरना मेरे भाई, एक बार में समझ, देखो क्या हमारे पूर्वज एक बार में लड़के आजादी मिल गई थी? उन्होंने कितने दिन तक फाइट की थी? 1857 से लेकर 1947 तक लगभग लगभग 90 साल लड़े थे। आप 90 दिन लड़के देख लो इस लैंग्वेज से, 90 दिन लड़के देख लो, ये 90 दिन में हार मान जाएगी आपके आगे। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो मेरे भाई आप ऑब्जेक्टिव केस समझ चुके हो, ये कहां पे आते हैं? अब तक मैंने बोला था आज हम इस टेबल को पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। अब हमारा आ जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, अब हमारा आ जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसका क्या मतलब है? एडजेक्टिव मतलब होता है जो नाउन के बारे में बताए। इसकी सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक शर्त है, मेरे बाद नाउन लाओ। मेरे को एक नाउन चाहिए, तो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ बोलेंगे माई बुक, अवर बुक, बुक या बुक्स कुछ भी आ सकता है, नाउन होनी चाहिए बस। हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, देयर बुक, योर बुक। इसकी सिर्फ एक शर्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। इसकी एक शर्त है, मेरे तुरंत बाद एक नाउन होनी चाहिए, मेरे तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए, नाउन होनी चाहिए, एक से ये शर्त है बस, मेरे तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए। ये बोलता है मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, मैं मर जाऊंगी पर नाउन लेके जाऊंगी। है ना, आपने देखा होगा करवा चौथ का व्रत, मर जाऊंगी पर करवा चौथ पर चैन चाहिए, चाहे मैं मर जाऊंगी, या तो मरूंगी या करवा चौथ पर चैन चाहिए गोल्ड की। उसका हस्बैंड इतना भी नहीं कमाता, और उसके हस्बैंड ने उसे चैन दिलाई है, और तुम इतना कमाते हो, तुमसे एक चैन नहीं दिला जा सकती? मर जाऊंगी पर चैन लेके मरूंगी। तो ये वही है भाई, इसे मर जाएगी पर ये चैन जरूर लेगी, ये अकेली नहीं आती है। माई बुक, अवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक और देयर बुक, THEIR वाला, इसकी शर्त है मेरे तुरंत बाद एक नाउन ले आओ बस। इसकी सिर्फ इतनी सी शर्त होती है, इनके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो दिस इज क्या होगा? दिस इज माई होगा, मी होगा, आई होगा, नॉवल। ये अभी आप थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएंगे। क्या होगा मुझे बताओगे? क्या होगा? क्या आना चाहिए? दिस इज किसका नॉवल? नॉवल एक नाउन है, और नाउन से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आ सकता है? सिर्फ आप मुझे ये बता दो, बताओ कौन सा केस आ सकता है, कौन सा केस आ सकता है? भाई देखियो कू नहीं बाबूजी, मैं राहुल के बिना, मैं राज था भाई वो, राहुल के बिना कौन सी मर रही है ये? अरे भाई गलत इंटरेस्ट है तो मेरे लिया कोई, मुझे लगा कोई लड़की राहुल के बिना मर रही है। बताओ, बात समझ में आ रही है?
माई आना चाहिए। क्यों? मी के बाद आगे नाउन नहीं आता है, आई के बाद आगे नाउन नहीं आता है, आगे तुरंत बाद नाउन आ सकता है, तो सिर्फ माई के आगे आ सकता है, तो माई होगा सही आंसर। यहां पर ये अंडरलाइन है, आपको बताना है क्या होगा। आई लाइक हर बिहेवियर, हर होगा, सी बिहेवियर होगा, या हर्स बिहेवियर होगा। बिहेवियर एक नाउन है, व्यवहार, और नाउन से पहले सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव केस हर आ सकता है। हर ऑप्शन सही था। समवन स्टोल हिज वैलेट, अब वैलेट के बाद, वैलेट एक नाउन है, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हिज आ सकता है, ना हिम आ सकता है, ना ही आ सकता है, हिज तो आ रखा है। अच्छा क्वेश्चन बनाया भाई उसने, यहाँ पे ये अंडरलाइन होना चाहिए था, ये ऑप्शन देने चाहिए थे। टाइपिस्ट ने सारा खेल ही खराब कर दिया, टाइपिस्ट ने सारा खेल ही खराब कर दिया। ये मैंने यहाँ पे छुपाया है, मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे क्या आएगा। दिस इज नॉट डैश बुक, बुक एक नाउन है, नाउन से पहले योर आएगा, योर्स आएगा, या फिर यू आएगा? क्या आएगा बताओ जी। जी बताओ। आप बोलोगे कि जो बुक है ना वो एक नाउन है, नाउन से पहले सिर्फ योर आ सकता है, योर बुक, योर बुक। मैंने अभी आपको याद कराया था, अभी जस्ट आपको याद कराया, आपको ये बोलना है माई बुक, अवर बुक, देयर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक। बार 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 आपको ये बोलने हैं, ये बार बार बोलने हैं, ठीक है जी। इसकी सिर्फ एक शर्त, इसकी सिर्फ एक शर्त, अवर्स स्कूल वाज क्लोज फॉर 5 days, ये गलत है, यहाँ पे अवर होगा, अवर्स नहीं होगा, अवर, क्योंकि अवर के बाद नाउन आया है स्कूल, अवर के बाद नाउन आया है स्कूल, अवर के बाद नाउन आया है। अब तक मैंने आपको 3 केस पढ़ाए, सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। कहोगे क्या खिचड़ी पका दी, कतई इतना गंदा कर रखा है बोर्ड। एडजेक्टिव केस जिसके तुरंत बाद नाउन आती है। अब आ जाता है मेरा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब अधिकार, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती, अगर हमारे बीच कोई आया तो समझो वो मर गया, सबसे पहले अर्थी उठी उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, और लाह से बिछा दूंगा, लाह से। तो पजेसिव मतलब अधिकार, कोई चीज मेरी है। और ये प्रोनाउन है, ये तो एडजेक्टिव था, इसके बाद तो नाउन आना चाहिए। प्रोनाउन मतलब ये नाउन की जगह लेगा, अधिकार वाली कोई चीज है उसकी जगह ले लेगा ये। प्रोनाउन मतलब नाउन को रिप्लेस कर देगा। इसकी एक शर्त है, बस एक शर्त है इसकी, मेरे बाद नाउन नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर नाउन है। ये प्रोनाउन है ना, पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन में नाउन छुपी हुई होती है। मेरे अंदर नाउन नहीं आनी चाहिए, मेरे बाद नाउन नहीं आनी चाहिए। इसके बाद नाउन आनी चाहिए, एग्जामिनर लगा के नहीं देता है। इसके बाद नहीं आनी चाहिए, एग्जामिनर लगा के देता है। इसके बाद आनी चाहिए, एग्जामिनर लगा के नहीं देता, जिसके बाद नहीं आनी चाहिए लगा के देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है मेरे भाई? माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। जैसे कि माई बुक, माई बुक इज इक्वल टू है माइन के। माई बुक की जगह में माइन लिख सकता हूं, अवर बुक की जगह में अवर्स लिख सकता हूं, अवर्स लिख सकता हूं। योर बुक की जगह में योर्स लिख सकता हूं। अब बुक हो बुक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हिज बुक की जगह में हिज लिख सकता हूं, इसके दोनों के सेम होते हैं। हर बुक की जगह में हर्स लिख सकता हूं, हर बुक की जगह में हर्स लिख सकता हूं। अब ऐसा होता क्यों है वो भी हम देखेंगे। देयर बुक की जगह में देयर से लिख सकता हूं। मैंने बोला अंग्रेज, घने अंग्रेज बनते हैं, रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, है ना जी। बस जी भारती जी, माफी 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 दे दो। ठीक है। अब होता क्या है, इनमें ऑलरेडी नाउन है, अगर मैंने इनके साथ दोबारा नाउन लगा दी तो चीजें सुपरफ्लुअस हो जाएंगी, जी पापा जी वाली कंडीशन आ जाएंगी। आपने सुना होगा जी पापा जी वाली कंडीशन, जी पापा जी बैल जी ने खूंटा जी उपाड़ दिए जी, भैंस जी को मारा जी, उन्हें जी बचा लो जी। तो बार 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 ज्यादा जी का यूज हो गया है।
ज्यादा जी का यूज हो गया है, तो चीजें रिडंडेंट सुपरफ्लुअस हो जाएंगी, जरूरत से ज्यादा हो जाएंगी। तो इनके साथ क्योंकि इनमें ऑलरेडी नाउन है, दोबारा से नाउन नहीं आ सकती, एग्जामिनर आपको लगा के देगा। ये छोटी सी बात है बस। यूज कैसे करते हैं? दिस बुक इज माइन होगा, माई होगा, क्या होगा? आई को भूल जाओ, यहां पे सब्जेक्टिव केस को भूल जाओ। वाओ, इज दिस हाउस योर होगा या योर्स होगा? अवर इज अ न्यू कार होगा, क्या होगा? सेव योर टाइम एंड माइन या माई टू, क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है जी। हिज वाला कैसे पता चलेगा? उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आई है तो ठीक है, नाउन आया है तो गलत है, वो सेंस पे डिपेंड करेगा। इससे इसलिए हिज से क्वेश्चन आता ही नहीं है, हिज से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जब वो दोनों केस है तो उससे गलती ही नहीं हो सकती। बताओ, उससे गलती नहीं हो सकती अगर वो दोनों जगह आता है। हाँ जी, सबकी बात जा रही है। देखो, दिस बुक इज, अगर आप माई का यूज कर रहे हो, माई कह रहा है मेरी शर्त है, मुझे बाद में नाउन चाहिए। अब बाद में तो नाउन नहीं है, तो माई गलत है, क्योंकि माई के बाद बुक आना चाहिए था। माइन सही है। माइन का मतलब है माई प्लस जो नाउन जिसका जिक्र हो चुका है। अब इस बार माइन क्यों ठीक है? क्योंकि दिस बुक इज माइन का मतलब है दिस बुक इज माई बुक। माइन का मतलब है दिस बुक इज माई बुक, तो माई बुक का मतलब है माइन। माइन के तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकता। वाओ, बहुत बढ़िया। इज दिस हाउस, मैं योर बोलूंगा या योर्स बोलूंगा? योर बोलता है मेरे तुरंत बाद नाउन होनी चाहिए, बाद में नाउन नहीं है। योर्स बोलता है मेरे तुरंत बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, आगे नहीं दी है, इसलिए योर्स आ जाएगा। और योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन, कौन सा? हाउस नाउन है। इज दिस हाउस योर हाउस? क्या यह तुम्हारा घर, यह घर तुम्हारा घर है? योर्स आ जाएगा। अवर, अवर इज अ न्यू कार, यहां पे सेंटेंस आया है, आप मुझे इसे सही करके दिखा दो, इसे सही करके दिखा दो। ये टेबल है, ये टेबल है, ये रही। वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, अवर जो है वो एडजेक्टिव केस है, उसके बाद नाउन आती है, और अवर्स के बाद नाउन नहीं आ सकती। अवर्स के बाद नाउन नहीं आ सकती। आप मुझे बताएंगे यहां पर क्या आएगा? अवर इज अ न्यू कार। मेरे भाई, अवर बुक होता है, अवर के बाद तो बुक आना चाहिए, तो इसमें बुक तो नहीं है। इसमें जो आप बोलो नाउन क्या है? कार। आप बोलोगे जी अवर कार, अवर कार करो, अवर कार इज अ न्यू कार। सेंटेंस में दो बार कार रिपीट हो रही है, दो बार रिपीट हो रही है, तो मेरे भाई अवर कार को मैं अवर्स नहीं लिख सकता, क्योंकि अवर्स के बाद मेरे को नाउन नहीं चाहिए। अवर के तुरंत बाद तो नाउन होना चाहिए, जरूर है, जरूर है। अवर्स कर दूंगा। अवर्स का मतलब है अवर कार, अवर के बाद तो नाउन आना चाहिए, नाउन दिया नहीं है, तो मैं अवर्स को, अवर को अवर्स कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सेव योर बोलता है मेरे बाद नाउन आनी चाहिए, टाइम एक नाउन है, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हुआ है। सेव योर टाइम, एंड माइन आएगा या माई आएगा? बस आप मुझे ये बता दो, माइन आएगा या माई आएगा? माइन आएगा या माई आएगा? बताओ जी। सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, और मेरा भी, और मेरा भी। अ न्यू कार इज अ वर्स, वो हो सकता है। माइन से कोई वर्ड नहीं होता, माइन होता है, माइन होता है, माइन से नहीं होता कोई। आप बोलोगे जी सेव मतलब बचाओ, योर टाइम, योर के बाद नाउन, एंड मेरा कंजंक्शन है। माई अगर आप लगाओगे तो माई के बाद एक नाउन चाहिए। क्या टू एक नाउन है? टू तो नाउन नहीं है, एडवर्ब है। भी वाला सेंस है, टू मतलब भी। तो मेरे भाई माई इसलिए गलत है क्योंकि माई के बाद एक नाउन आनी चाहिए थी, माइन के बाद नाउन नहीं चाहिए, तो इसलिए माइन ठीक है। सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ। माइन मतलब माई टाइम, मेरा समय भी, मेरा समय भी, ये इसका मतलब है। ठीक है, माइन आएगा। तो अब आप मुझे ये बताएंगे
कि आपको इस टेबल के ये 4 कॉलम समझ में आए, इनका यूज हमें कैसे करना है, इनका यूज इनका यूज करना कैसे है। ये बात समझ में आई मेरे भाई, ये बात समझ में आई। सब्जेक्टिव केस मेरे भाई ये सब्जेक्ट का स्थान लेगा, ऑब्जेक्टिव केस ये ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। इसके तुरंत बाद एक नाउन आनी चाहिए। नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसी भी हो सकती है, लेकिन आनी जरूर चाहिए, आनी जरूर चाहिए। और इसमें ऑलरेडी नाउन छुपी हुई होती है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ सकती। और आप मुझे बताएंगे माइन का मतलब क्या है, माइन का मतलब क्या है। मी टू तो हो सकता है, मी टू तो हो सकता है। माई टू गलत है, माई के बाद तो नाउन आएगी। माई तो जिद्दी लेडी है, इसको चैन चाहिए, इसको डायमंड रिंग चाहिए, नहीं तो व्रत नहीं रखेगी, तुम मर जाओगे भाई। ये करवा चौथ का व्रत तोड़ देगी, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसे डायमंड रिंग दिला दो। तो ऐसी ये भाई साहब रूठ जाएगी। अगर तुम्हें इसे मनाए रखना है तो इसके साथ नाउन ले आओ, या फिर ये आपका क्या है, इसको नाउन चाहिए ही नहीं। हाँ, आल्सो माइन भी हो सकता है, बिल्कुल कर रहे हैं। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन, बहुत गजब, माई प्लस नाउन। चूंकि माइन में ऑलरेडी नाउन है, तो क्या मैं दोबारा नाउन लगाऊं माइन के पीछे? क्या मैं नाउन के पीछे दोबारा नाउन लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। माइन के पीछे दोबारा नाउन नहीं लगा सकता, क्योंकि माइन में माई नाउन छुपा हुआ है। आवर्स का मतलब है अवर प्लस नाउन, हिज का मतलब है हिज प्लस नाउन, हर्स का मतलब है हर प्लस नाउन, इट्स का होता ही नहीं है, देयर्स का मतलब है देयर प्लस नाउन। इनके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, ये कभी बिना नाउन के नहीं हो सकते। कोई भी सेंटेंस आप मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते कि बिना नाउन के हो। अब कोई आप स्पोकन इंग्लिश का मेरे को वीडियो मत भेज देना, स्पोकन इंग्लिश में वो माई बोल रहा है। स्पोकन इंग्लिश से मतलब है आगे वाले को बात समझ में आनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर दो सौतेले भाई हैं, जिनकी हमेशा आपस में बनती नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में मैं कुछ भी बोलूं, लेग माई ब्रोकन इज मैं बोल दूं, आप समझ गए मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी पैर टूट गया है। स्पोकन इंग्लिश सही है, चल जाएगी। लेग माई ब्रोकन इज मैंने बोला मेरा पैर टूट गया, मुझे बोलनी नहीं आ रही, और मैं बोलूं लेग माई ब्रोकन इज, लेग माई ब्रोकन इज, होना चाहिए था माई लेग इज ब्रोकन। मैं बोल रहा हूं लेग माई ब्रोकन इज, आप समझ गए पैर टूटने की बात कर रहे हैं सर जी, स्पोकन इंग्लिश चल जाएगा। ग्रामर में ऐसा नहीं चलता है। स्पोकन इंग्लिश में तो ये सब चीज आ जाती है, ग्रामर में नहीं आ सकती है। ठीक है जी, हाँ हाँ जी। बस ऐसे प्रोनाउन बताए, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब आपको टेस्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके साथ, चीजें वही हैं जो मैंने आपसे सिखाई हैं, देखते हैं क्या आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। सीखना अलग चीज है, इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। तो भाई मैंने अभी आपको सिखाया, अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। अगर धीरे धीरे आपको कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी गलत होती है तो माई बुक के साथ इज आएगा, एक किताब है, एक किताब इज है। माई बुक्स होता तो आर आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पढ़ाने दो, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पूरा पढ़ाने दो, और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने दो। फिर देखते हैं आपको इंग्लिश समझ में आती है या नहीं आती है, ग्रामर समझ में आती है नहीं आती है, बताओ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आंसर आपके सही है। भाई रीजन गलत है, लेकिन आपने आंसर सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। रीजन गलत है, आंसर सही है। पहले वाले में आंसर ऑप्शन ए में जाएगा। कम से कम पहले आप गलत सही तो ढूंढना सीखो, सुधारना गलती आप बाद में सीख जाओगे। क्यों नहीं, थोड़ी देर से लगे, 10 मिनट का टाइम है तेरे पास। ठीक है, ये भाई अभी आपका रीजन में अभी आपको पता चला, यहां पे गलती गलती सुधारना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन,
देम आर टीचिंग, फिर से ऑप्शन ए में गलत है। यू एंड हिज आर क्वेरलिंग विद ईच अदर, फिर इसमें गलती है। तीनों में पार्ट ए में गलती है। पहले में गलती है, आप बोलोगे जी योर के बाद तो नाउन आना जरूरी है, बिना नाउन के योर आ ही नहीं सकता। योर बुक आपने बताया, योर बुक योर बुक योर बुक योर बुक योर बुक होना चाहिए था, योर बुक होना चाहिए था। सही बात है जी, मैंने बोला ठीक है। आप बोल रहे हो जी यू लिख दो, यू आर द न्यू ड्रेस। अगर आप यू लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम नई ड्रेस हो, और यू किसी मेल के, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। क्या ह्यूमन बीइंग कोई ड्रेस बन सकता है? ये आपकी कॉमन सेंस है, तो ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। कोई ह्यूमन बीइंग क्या ड्रेस बन सकता है? यू मैंने आपको बताया किसी मेल या फीमेल के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो क यू आर, तुम हो न्यू ड्रेसेस, नई ड्रेसेस, क्या तुम ड्रेसेस हो सकते हो? तो यू आर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यू वाला केस तो नहीं आ सकता। दूसरा केस आएगा, फिर कौन सा आएगा? आर मेरा भाई वर्ब है, वर्ब से पहले बाद ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं आ सकता। फिर एकमात्र ऑप्शन बचा योर्स। योर मतलब जिसको नाउन नहीं चाहिए वो वाला, योर्स। योर वाला तो आ नहीं सकता, योर्स। योर्स आर द न्यू ड्रेस, योर्स का मतलब है योर प्लस क्या है नाउन, ड्रेस। बात हो रही है ड्रेस की, तो योर ड्रेस आर द न्यू ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस नई है। एज माइन, माइन मतलब माई ड्रेस। तुम्हारी ड्रेस सही है, नई है, जैसे मेरी ड्रेस नहीं है। तुम्हारी ड्रेस नई है जैसे मेरी ड्रेस नहीं है। तो योर से मतलब योर ड्रेस, आप पता कैसे चला? सेंटेंस में नाउन ड्रेस है, तो योर से मतलब योर ड्रेस। योर ड्रेस तुम्हारी ड्रेस, आर द न्यू ड्रेस नई ड्रेस है, एस जैसे कि माइन मतलब माई ड्रेस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अभी हम देखते हैं योर आर द न्यू ड्रेस एज माइन। अब अगर आप यहां पे योर ड्रेस लिख सकते हो, गलत तो वो नहीं है, लेकिन ये जो ज्यादा अंग्रेज बने हैं ना, इन्हें रिपीटेशन पसंद नहीं है। कह रहे एक सेंटेंस में यहां भी ड्रेस है, यहां भी ड्रेस है, दो दो जगह ड्रेस मत लगाओ, एक जगह रख लो, या तो जहां तुम्हारा मन करे वहां रख लो। तो यहां ड्रेस को खाली को गायब नहीं कर सकते, तो यहां वाले ड्रेस को हटा के योर ड्रेस की जगह योर्स कर देते हैं, योर ड्रेस की जगह योर कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यू क्यों नहीं आ सकता? तुम ड्रेस नहीं हो सकते, ह्यूमन बीइंग ड्रेस नहीं हो सकती। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देम आर टीचिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, यू आर न्यू ड्रेस, तुम नहीं ड्रेस हो, तुम नहीं ड्रेस हो। भाई नई ड्रेस, क्या तुम नई ड्रेस बन सकते हो? क्या तुम एक ड्रेस हो सकते हो? बताओ जी। हाँ जी, मैं आप ही को बता रहा हूं उपेंद्र यादव जी, क्या तुम एक ड्रेस हो? मैंने बोला यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो इसका मतलब तुम एक स्टूडेंट हो। अगर आप बोल रहे हो यू आर द न्यू ड्रेस, इसका मतलब तुम न्यू ड्रेस हो। क्या तुम एक ड्रेस बन सकते हो? भाई थोड़ी तो कॉमन सेंस हमको यूज करनी पड़ेगी, है ना? वो धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आएगी। अब वर्ब से पहले तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए दे आएगा। दे आर टीचिंग अस इंग्लिश इन अ सिंपल वे, वे हमको इंग्लिश सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं। क्या सिंपल वे में पढ़ रहे हो मेरे भाई? रिवीजन अच्छे से करते चलना, समझाने की गारंटी मेरी है। बात समझ, देयर्स का यूज नहीं कर सकते। देयर्स का मतलब नाउन, देयर्स आर टीचिंग, देयर्स का क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पे? दे मतलब नाउन, दे आर टीचिंग अस, वो हमको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, इस वाले में क्यों गलत है? यू सब्जेक्टिव केस है, एंड हिज मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस है, और आर क्वेरलिंग मेरा वर्ब है। वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या? एंड के दोनों तरफ सेम चीज होती है, एंड के इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट होगा। अगर एंड के इधर सब्जेक्ट है तो एंड के इधर भी सब्जेक्ट होगा, इधर सब्जेक्ट तो इधर भी सब्जेक्ट होगा। एंड के दोनों तरफ सेम चीजें होती हैं। तो मेरे भाई हिज तो ऑब्जेक्टिव केस है या फिर एडजेक्टिव केस है? देखो, हिज या तो ऑब्जेक्टिव केस है या एडजेक्टिव केस है, सारी चीजें मैं आपको बता के चलूंगा। अब आप देखेंगे यहां पे हिज हिज दोनों होता है,
अगर ये हिज एडजेक्टिव वाला है तो भी गलत है। क्यों गलत है? फिर इसके बाद नाउन आनी चाहिए थी। अगर ये हिज एडजेक्टिव वाला है, सॉरी ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव वाला यहां पे है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए ये गलत था मेरे भाई, इसलिए ये गलत था। तो यहां पे ही हो जाएगा, ही हो जाएगा। यू एंड ही, यू एंड ही होगा। नहीं, ही वाला केस लेंगे ना मेरे भाई, वी वाला कैसे ले लेंगे? आप ही के साथ ही वाला केस कैसे ले लेंगे? अच्छा हिम था वो, हाँ हिज नहीं होगा ना, यू एंड ही। मैंने तो हिम ही दिया था, टाइपिस्ट ने हिज कर दिया। ही हिम हिज इज, हाँ यू एंड ही होगा ना, यू एंड ही होगा, बिल्कुल यू एंड ही होगा। मैंने हिम दिया था यहाँ पर, टाइपिस्ट ने हिज कर दिया है ना, यू एंड ही होगा। हिज भी गलत है, हिज क्या, हिज के बाद ये तो नाउन आनी चाहिए। यू एंड ही, तुम और वह लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो एक दूसरे से, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी तक हमने केस पढ़े। अब छोटा सा एक नियम और पढ़ लेते हैं, इट और इट्स में अंतर। इट और इट्स में अंतर, जो मेरे भाई एक होता है इट्स, ITS, इट्स बुक याद करो, 20 बार मेरे साथ बोलो, इट्स बुक 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 इट्स बुक, 20 बार बोलो। मतलब इस वाले इट्स के बाद तो नाउन आना जरूरी है। ये इट्स माई के बराबर है, जैसे माई बुक होता है ना, माई बुक, ऐसे ही इट्स बुक होता है। और ये दूसरा वाला जो इट्स है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट, इट इज को ना शॉर्ट में इट्स लिख देते हैं, इट्स लिख देते हैं। जैसे डू नॉट को, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिख देते हैं ना, डोंट, डू नॉट को डोंट लिख देते हैं, जैसे ऐसे ही इट इज को शॉर्ट में इट्स लिख देते हैं। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, इट इज में ये जो आई है ना, ये यहां से यहां चिपका दी है, बस ये यहां से यहां चिपका दी। आप अंतर कैसे करोगे? इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद एक नाउन आएगी। इट्स एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। इट्स आ रैट मतलब इट इज आ रैट, यह एक चूहा है। और इट्स टेल मतलब उसकी पूंछ, उसकी पूंछ। आप ये देख लेना, इसके तुरंत बाद ना, इसके तुरंत बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगी, इसके तुरंत बाद एक नाउन आएगी, इसके तुरंत बाद एक नाउन आएगी। ठीक है जी? नहीं दे होगा ना, दे, देयर्स कैसे हो जाएगा? देयर्स का मतलब हो जाएगा देयर प्लस नाउन, सेंटेंस में नाउन की बात नहीं हुई है। ठीक है जी? हाँ आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी चीजें हम कल पढ़ रहे होंगे। हाँ जैसे कैन नॉट को कैंट लिख देते हैं, हाँ जी कैन नॉट को कैंट लिख देते हैं। तो आज हमने मेरे भाई ये जरूर अच्छे से याद कर लेना, और ये शॉर्ट डायरी में इसको टेबल को लिख लेना अच्छे से। पूरी टेबल आपको शॉर्ट डायरी में होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, एडजेक्टिव केस पढ़ लिया, प्रोनाउन पॉजेसिव केस पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव केस हम पढ़ेंगे, और पूरी उसमें हम इनके यूजेस ही पढ़ेंगे। अब टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद नहीं है तो सॉरी, फिर मैं आपको नहीं समझ। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ना, लड़ना झगड़ना, आपस में लड़ाई करना। ओके दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मंडे मिलते हैं, कल हम नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कर रहे होंगे 9 बजे, उससे जरूर जुड़ जाना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।